समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये टॉपिक आई दृष्टि के नोट्स के थ्रू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ISPCS डिकोडेड पर हम इसको UPPCS और BPSC एग्जाम के हिसाब से डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाटो समिट 2025। अभी रिसेंटली नाटो समिट ऑर्गेनाइज हुई थी द हेग, नीदरलैंड्स में। ये मीटिंग 24 और 25 जून को हुई थी। नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलिट्री अलायंस है जिसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 32 कंट्रीज़ हैं। ये अलायंस बना था 1949 में कोल्ड वॉर के दौरान USSR के खिलाफ एक कलेक्टिव डिफेंस के लिए। की हाइलाइट्स देख लेते हैं। ये एक हिस्टोरिक डिसीजन था क्योंकि पहली बार नाटो ने डिसाइड किया कि सभी मेंबर कंट्रीज़ अपने GDP का 5% डिफेंस पर खर्च करेंगे। किस पर? डिफेंस पर। GDP क्या होती है? GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक कंट्री की इकोनॉमी का टोटल वैल्यू होता है, जितना पैसा इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है एक साल में। अब तक नाटो का रूल जो है 2% तक का था, लेकिन डिफेंस पर स्पेंड करने का, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 5% कर दिया। अब इस 5% का ब्रेकडाउन भी दिया गया है। 3.5% होगा कोर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए, मतलब डायरेक्टली मिलिट्री स्ट्रेंथ जैसे कि वेपन, सोल्जर्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, नेवी शिप्स, मिसाइल डिफेंस एक्सेट्रा। 1.5% होगा डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि एम्यूनिशन फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस लैब्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम। से काफ़ी बड़ा जंप है क्योंकि पहले जो टारगेट था वो सिर्फ 2% था। ये डिसीजन ऑफिशियली हेग डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लान के अंडर लिया गया, उसको मजबूत बनाने के लिए। यहाँ पर एक वर्ड है डिटरेंस। इसका मकसद है कि नाटो की कलेक्टिव डिटरेंस को मजबूत बनाना। डिटरेंस का मतलब है किसी दुश्मन को डराना या रोकना ताकि वो अटैक करने की हिम्मत ना कर पाए। ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में थ्रेट्स बढ़ गए हैं, जैसे कि रशिया के एग्रेसिव पॉलिसीज़, टेररिज्म, साइबर अटैक्स और बड़े देशों के बीच स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, जैसे कि US वर्सेस चाइना होता रहता है। समिट में ये भी क्लियर हुआ कि नाटो अपनी जो नाटो है वो अपनी फुल सपोर्ट यूक्रेन को देता है। कैसी? अनवेवरिंग सपोर्ट रशिया के वॉर के अगेंस्ट। अनवेवरिंग का मतलब है एकदम सॉलिड और कंसिस्टेंट बैकिंग, बिना पीछे हटे। 24 जून को एक अलग इवेंट भी हुआ था जिसका नाम था डिफेंस इंडस्ट्री फोरम। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स, इंडस्ट्रियल लीडर्स और इन्वेस्टर्स सभी इकट्ठा हुए। मकसद था नाटो कंट्रीज़ के बीच डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाना ताकि एम्यूनिशन, वेपन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन स्ट्रांग हो जाए। एक डिप्लोमेटिक जेस्चर के तौर पर नीदरलैंड्स के जो किंग हैं, जिनका नाम है विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा, उन्होंने क्या किया कि एक रॉयल डिनर होस्ट किया। कहाँ पर? हुइस्टेन बॉश में, पैलेस में। ये एक ट्रेडिशनल एलिमेंट है जिसमें सभी लीडर्स एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करते हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि समिट के आउटकम्स एक फाउंडेशन को बनाते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्गर, फेयरर और मोर लीथल नाटो को बनाता है। स्ट्रॉन्गर मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल, फेयरर मतलब डिफेंस स्पेंडिंग और बर्डन शेयरिंग सभी कंट्रीज़ के बीच इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। मोर लीथल मतलब मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो कि किसी भी एनिमी को इफेक्टिवली काउंटर कर सके। नाटो का टारगेट है अपने 1 बिलियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना और अपने हर 1 इंच टेरिटरी को डिफेंड करना। फाइनली अगला नाटो समिट तुर्की में 2026 में होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, विच इज़ SCO डिफेंस मिनिस्ट्री समिट 2025। जून 25-26-2025 को किंगडाओ, चाइना में SCO की समिट हुई थी। SCO क्या है? SCO एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। ये फोरम मेनली सिक्योरिटी, डिफेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म पर फोकस करता है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडिया का स्टैंड क्लियर किया कि इंडिया ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, टेररिज्म को एलिमिनेट करना चाहती है और साथ ही SCO के अंदर ट्रेड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहती है। कनेक्टिविटी का मतलब है ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और डिजिटल लिंक्स जो मेंबर कंट्रीज़ को और ज़्यादा इंटीग्रेट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडिया ने जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने से मना कर दिया, यानी कि इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान की जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं, बेसिकली उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि जो डिक्लेरेशन है उसमें बलूचिस्तान के मिलिटेंट एक्टिविटीज़ मेंशन किए गए, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक इंडिया में हुआ, रीसेंट अटैक था, उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब SCO डॉक्यूमेंट्स में अगर पाकिस्तान या चाइना का एंगल डोमिनेट करता है और इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स इग्नोर होते हैं तो इंडिया उनको एक्सेप्ट नहीं करता, और ये काफ़ी बोल्ड डिप्लोमेटिक स्टैंड इंडिया ने लिया है।
एससीओ का जो रूल है वो ये है कि कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। मतलब वोटिंग नहीं होती बल्कि सब मेंबर्स को एग्री करना होता है। अगर एक भी मेंबर ऑब्जेक्शन रेज करे तो डिसीजन अडॉप्ट नहीं होगा। यहाँ इंडिया का ऑब्जेक्शन था, इसलिए जो डिक्लेरेशन था वो ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट हमारा 2025 के लिए अगर हम बात करें, एससीओ का चेयरमैनशिप किसके पास रहेगा? चाइना के पास। और उनका थीम है अपहोल्डिंग द शांघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। मतलब शांघाई स्पिरिट का मतलब है म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी और कॉमन डेवलपमेंट। बेसिकली एससीओ को ये फाउंडिंग प्रिंसिपल्स कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। जून 2025 में नाइस, फ्रांस में थर्ड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई जिसका नाम था आवर ओशन आवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। इसका मेन एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को दोबारा रीअफर्म करना। इसका मतलब है लाइफ बिलो वाटर, ओशंस को प्रोटेक्ट करना, पोल्यूशन कंट्रोल करना, मरीन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल इंश्योर करना एक्सेट्रा। सबसे पहले ये बात करता है प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में और इंडिजिनस जस्टिस के बारे में। तो लीडर्स ने डिसाइड किया कि एक लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक्स ट्रीटी बनानी होगी। मतलब ऐसी एग्रीमेंट जो कंपलसरी होगी और जिसमें कंट्रीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ये ट्रीटी सिर्फ प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करेगी कि जो वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि कोस्टल ट्राइबल ग्रुप्स, इंडिजिनस पीपल्स को जस्टिस मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं कम्युनिटीज़ पे होता है। नेक्स्ट ये कहता है कि 95 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने सपोर्ट दिया कि प्लास्टिक्स को पूरे लाइफ साइकिल में रेगुलेट किया जाए। मतलब उसे यूज़ के टाइम पर नहीं बल्कि प्रोडक्शन स्टेज से लेकर डिस्पोजल, यानी कि प्रोडक्शन स्टेज बनाने से कंजम्पशन यूज़ होने तक और डिस्पोजल यानी कि खाली करने तक हर जगह पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो। नेक्स्ट है हमारा एड्रेसिंग द ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। डिक्लेरेशन ने एक बड़ा कंसर्न रेज किया जिसे बोलते हैं ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। ये तीन चीज़ें एक साथ लिंक्ड हैं। पहला है हमारा क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ओशन हीटिंग, ग्लेशियर्स मेल्ट। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी लॉस यानी कि मरीन स्पीशीज़ खतरे में। एंड लास्टली पोल्यूशन, प्लास्टिक्स, केमिकल्स और अनट्रीटेड सीवेज ओशंस को डैमेज करता है और इन तीनों से मरीन इकोसिस्टम पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल ओशन गवर्नेंस। फुल इम्प्लीमेंटेशन इसका हो गया है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई कि ग्लोबल ओशन गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब ओशंस के लिए जो इंटरनेशनल लॉज और एग्रीमेंट्स हैं उनको फुल्ली इम्प्लीमेंट करना है। तो कुछ की एग्रीमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है CBD विच इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पूरा वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करें। नेक्स्ट है हमारा कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। टारगेट रखा गया कि 2030 तक 30% लैंड और 30% ओशन, ये दोनों हमें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा BBNJ एग्रीमेंट। ये ओशंस के उन एरियाज़ को रेगुलेट करता है जो किसी एक कंट्री के कंट्रोल में नहीं आते। तो वो एरियाज़ कौन से होते हैं? उसे हम बोलते हैं हाई सीज़। क्या बोलते हैं हम उसे? हाई सीज़। ये हाई सीज़ किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं आते और उसी के लिए BBNJ ट्रीटी है। अभी तक 60 में से 50 स्टेट इसको रेटिफाई कर चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि अर्ली 2026 में ये फोर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बात होता है क्लाइमेट चेंज एंड ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में। डिक्लेरेशन में ये भी कहा गया कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को रिड्यूस करना अर्जेंट है, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया ओशन एसिडिफिकेशन में। जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है तो ओशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ओशन एसिडिक हो जाता है और कोरल्स और मरीन लाइफ के लिए हार्मफुल हो जाता है। साथ ही अनअवॉइडेबल इफ़ेक्ट्स के लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा जैसे कि राइजिंग सी लेवल्स, और सबसे ज़रूरी हमें मरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना होगा जैसे कि मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, सी ग्रासेस जो नेचुरल डिफेंस का हैं ओशंस के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है 51st G7 समिट। तो 51st G7 समिट हुई 16-17 जून को। कहाँ पर? एल्बर्टा कनाडा में। कहाँ पर हुई? एल्बर्टा कनाडा में। आपको ये प्लेसेस पता होने चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन आता है हमेशा UPPCS और BPSC में। नेक्स्ट ये बात करता है कि कानानास्कीस पहली बार 2002 में होस्ट कर चुका था, तब G8 हुआ करता था। रशिया भी तब उस टाइम पर ग्रुप का पार्ट था और ओवरऑल ये 7th टाइम है जब कनाडा ने G7 समिट को होस्ट किया है। तो कौन सा टाइम है? 7th टाइम है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इस बार इंडिया के PM मोदी ने भी अटेंड किया, बट ये नोट करो कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया G7 का मेंबर है? तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है।
इंडिया को इनवाइट किया गया आउटरीच समिट के लिए। किस चीज़ के लिए? आउटरीच समिट के लिए। आउटरीच का मतलब होता है नॉन मेंबर कंट्रीज़ को बुलाना ताकि उनका भी व्यू पॉइंट डिस्कस हो। इंडिया के लिए ये पहली बार नहीं था, इंडिया को अब तक 12 बार इनवाइट किया गया है G7 आउटरीच में। वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये फर्स्ट टाइम है, तो आप बिल्कुल मना कर दोगे क्योंकि ये 12th टाइम है कि इंडिया को बुलाया गया है। तो ये शो करता है कि इंडिया का ग्लोबल इंपॉर्टेंस और क्रेडिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पीएम मोदी का ये 2015 के बाद पहला कनाडा विजिट था। इस इनविटेशन को दिया था कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी ने। तो आपको कनाडा के पीएम का नाम पता होना चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं। समिट के साइडलाइंस पर पीएम मोदी ने बायलैटरल मीटिंग की कैनेडियन पीएम के साथ। बायलैटरल मीटिंग का मतलब होता है कि दो देशों के बीच एक 1-to-1 ऑफिशियल डिस्कशन होना। अब हम बात करते हैं उनके मेजर आउटकम्स और इनिशिएटिव की। कानानास्कीज वाइल्ड लाइफ चार्टर, पहला पॉइंट है वाइल्ड लाइफ चार्टर पर। तो G7 ने एक नया वाइल्ड लाइफ चार्टर अडॉप्ट किया। वाइल्ड लाइफ मतलब फॉरेस्ट में लगने वाली अनकंट्रोल्ड आग क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा फ्रीक्वेंट और डेंजरस होती जा रही है। इंडिया ने भी एंडोर्स किया, मतलब ऑफिशियली ज्वाइन किया इस ग्लोबल एफर्ट को, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट और वाइल्ड फायर रेजिलियंस इंप्रूव हो सके। तो इंडिया ने इसको ऑफिशियली एंडोर्स किया है। दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और बड़ा स्टेप था क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ्स जो बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्लान ये है कि क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन अलायंस बनेगा जिसमें स्टॉक पाइलिंग और जॉइंट प्रोडक्शन होगा। ये स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। G7 ने दोबारा कंफर्म किया कि वो माइग्रेंट स्मगलिंग को स्टॉप करने के लिए काम करेगा। किस चीज़ के लिए? माइग्रेंट स्मगलिंग के लिए। तो माइग्रेंट स्मगलिंग होता क्या है? इसका मतलब जब क्रिमिनल्स इलीगल माइग्रेंट्स को पैसा लेकर डेंजरस रूट से ले जाते हैं, उनकी लाइफ रिस्क में डालते हैं। प्लान ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, कोऑपरेशन और लीगल फ्रेमवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा कंडेमनेशन ऑफ द ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। G7 ने एक और इशू उठाया, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। इसका मतलब है जब कोई अथॉरिटेरियन कंट्री अपने क्रिटिक्स या ऑपोजिशन लीडर्स को जो अब्रॉड चले गए हैं उन्हें भी टारगेट करती है, जैसे कि थ्रेट, सर्विलेंस या अटैक्स। G7 ने इस प्रैक्टिस को स्ट्रांगली कंडेम किया। नेक्स्ट हमारा आता है G7 के बारे में। तो हम इतने देर से G7 की बात कर रहे हैं, उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। G7 एक इनफॉर्मल फोरम है, मतलब इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या ट्रीटी नहीं है। इसमें वर्ल्ड की सबसे एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज शामिल होती हैं। इट्स मेंबर्स इंक्लूड्स बेसिकली G7 के ऑफिशियल मेंबर्स हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस और कनाडा। साथ ही यूरोपियन यूनियन भी एक नॉन एन्यूमरेटेड पार्टिसिपेंट है। नॉन एन्यूमरेटेड का मतलब होता है वो फुल मेंबर नहीं है, लेकिन डिस्कशंस में हमेशा वो पार्ट लेता रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के लिए 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स चूज़ किए गए हैं। नॉन परमानेंट मतलब 2 साल का रोटेटिंग सीट, परमानेंट वीटो पावर नहीं होता। यूएन जनरल असेंबली जिसमें 193 देश आते हैं ने वोटिंग करके 2026-27 के लिए 5 देशों को इलेक्ट किया। ये मेजर डिप्लोमेटिक इवेंट था, होता है क्योंकि यूएनएससी दुनिया की पीस एंड सिक्योरिटी डिसीजंस का कोर बॉडी है। चुने गए देश में आता है बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, लिबेरिया एंड लातविया। इनका टेन्योर 2 साल का होगा, जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक। नॉन परमानेंट मतलब फिक्स 2 years, नो इमीडिएट री इलेक्शन, बैक टू बैक। लातविया के लिए हिस्टोरिक मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बार यूएनएससी सीट मिली है। ये डिप्लोमेटिक माइलस्टोन है। विजिबिलिटी, एजेंडा सेटिंग और रीजनल लीडरशिप का मौका मिलता है। सो माइलस्टोन मतलब बड़ी उपलब्धि या बड़ा कोई जंक्शन या ऐसा कुछ। तो लातविया के लिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको फर्स्ट टाइम सीट मिली है। डेट एंड वेन्यू की बात करें तो 3 जून 2025। वोटिंग कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। तो वोटिंग यूएन जनरल असेंबली हॉल में होती है। यूएन जनरल असेंबली सभी मेंबर स्टेट्स का 1 कंट्री 1 वोट प्लेटफॉर्म। 188 मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने वोट दिया। 2/3 मेजॉरिटी इसमें ज़रूरी होती है। कितनी? 2/3 मेजॉरिटी, यानी रफली 2/3 वोट्स के बिना सीट नहीं मिलती। 2/3 मतलब सुपर मेजॉरिटी। लेजिटिमेसी इंश्योर करने के लिए वोटिंग कैसे होती है? वोटिंग होती है हमारी सीक्रेट बैलेट से, ताकि फ्री चॉइस इंश्योर हो, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सो रिजल्ट्स क्या निकले? रिजल्ट्स वर एज फॉलोज। अब एग्जैक्ट वोट काउंट देखते हैं। ये लेजिटिमेसी और सपोर्ट का इंडिकेटर देता है। बहरीन को 186 मिले, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, गल्फ रीजन रिप्रेजेंटेशन है।
देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसको 183 वोट्स मिले। सेंट्रल अफ्रीका की वॉइस है पीस कीपिंग और रिसोर्स गवर्नेंस का, ये फोकस ला सकता है। लिबेरिया को 181 मिले, जो कि वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी का एक्सपीरियंस वैल्यूएबल होता है। देन लातविया को मिला 178, फर्स्ट टाइम सीट मिली है। ईस्टर्न यूरोप से रूल बेस्ड ऑर्डर, साइबर सिक्योरिटी जैसे थीम्स पर जोर दे सकता है। नेक्स्ट इज कोलंबिया, 180 वोट्स। लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन वॉइस, पीस प्रोसेस एक्सपीरियंस, डीडीआर रिकन्सिलिएशन का ये इनपुट लाएगा। अब अगर बात करें हम तो यूएनएससी टोटल 15 मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें कि 5 इसमें परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। एंड उसमें आता है यूएस यूके, टोटल 5 मेंबर्स हैं जो परमानेंट है, जिसमें आता है यूएस यूके फ्रांस रशिया चाइना, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं। यहाँ 5 नॉन परमानेंट फिल हुए हैं, ये वो लिखा गया है। तो इसमें है 10 + 5, 5 इसमें होता है, P5 बुलाते हैं हम इसको, यानी कि 5 परमानेंट, और ये होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स यानी कि NP। ठीक है। यूएनएससी को मोस्ट पावरफुल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यही पीस एंड सिक्योरिटी पर बाइंडिंग रेजोल्यूशन, सैंक्शंस, पीस कीपिंग मैंडेट्स डिसाइड करता है। अब यहाँ नए 5 मेंबर्स आए जैसे इन्होंने बोला, तो इन 5 नए मेंबर्स के आने से रीजनल बैलेंस और एजेंडा डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। वो 5 मेंबर्स कौन से हैं, ऊपर दिया हुआ है, तो बढ़ जाती है। तो प्लास्टिक पोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, साइबर थ्रेट्स, सैंक्शंस, रिफॉर्म जैसे इश्यूज़ पर नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इंडिया इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ IIAS, मतलब इंडिया को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर काम करती है, मतलब दुनिया भर की सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और रिफॉर्म्स पर रिसर्च और कोलैबोरेशन किया जाता है। 2025 से 28 तक के लिए इंडिया IIAS के प्रेसिडेंट रहेगा। ये इलेक्शन ब्रुसेल्स यानी कि ब्राज़ील में होगा। कहाँ पे, ब्रुसेल्स ब्राज़ील में होगा, यानी कि बेल्जियम की कैपिटल है। ब्रुसेल्स इज बेल्जियम की कैपिटल में 3 जून 2025 को होगा। कहाँ पे, ब्रुसेल्स कहाँ पर है, हमारी बेल्जियम में है। बेल्जियम की ये कैपिटल है। ये एक हिस्टोरिक इलेक्शन था क्योंकि पहली बार 100 साल की हिस्ट्री में IIAS ने ऐसा फॉर्मल बैलेट इलेक्शन कंडक्ट किया। तो इंडिया ने कितना सिक्योर किया, इंडिया ने टोटल 141 वोट्स में से 87 वोट्स सिक्योर किए हैं, जो कि 61.7% है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया को सिर्फ 54 वोट्स मिले। इस इलेक्शन को रेयर फॉर्मल बैलेट बोला गया, मतलब रेयर फॉर्मल बैलेट, ये की टर्म आपसे पूछा जा सकता है, ये भी रेयर है लेकिन आपको पता होना चाहिए। मतलब पहली बार वोटिंग के जरिए डिसीजन लिया गया, वरना आमतौर पर कंसेंसस यानी कि एग्रीमेंट से होता है। और ये IIAS के 100 साल की हिस्ट्री का पहला ऐसा बैलेट है, इसलिए ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट बन जाता है। इस पूरे कैंपेन की लीडरशिप V श्रीनिवास ने की थी, नाम पता होना चाहिए। V श्रीनिवास अभी सेक्रेटरी ऑफ DARPG हैं। DARPG का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और कंप्लेंट्स रिड्रेसल का मेन डिपार्टमेंट है। उनको नवंबर 2024 में PM नरेंद्र मोदी ने इस पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया था। नेक्स्ट हमारी इंडिया की कैंडिडेंसी हियरिंग मतलब कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी और विजन प्रेजेंट करना भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। भारत मंडपम एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है जहां बड़े डिप्लोमेटिक और मल्टीलेटरल मीटिंग्स होते हैं। ये शो करता है कि इंडिया ने अपनी कैंडिडेसी को एक स्ट्रॉन्ग और प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट किया है। ओरिजिनली 4 कंट्रीज़, मतलब शुरुआत में इस इलेक्शन के लिए 4 देश खड़े हुए थे, इंडिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन और साउथ अफ्रीका। ऊपर हमने देखा कि ऑस्ट्रिया को बहुत कम वोट्स मिले। ये एक इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था जिसमें डिसाइड होना था कि कौन सा देश IIAS का प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन मई 2025 में साउथ अफ्रीका ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। इसके बाद रेस सिर्फ 2 देशों के बीच रह गई, विच इज़ इंडिया एंड ऑस्ट्रिया, मतलब एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ये बन गया था। ये इलेक्शन जीतने के बाद इंडिया को पहली बार IIAS की प्रेसिडेंसी मिली। 100 साल की ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है क्योंकि 100 साल की IIAS की हिस्ट्री में इंडिया कभी प्रेसिडेंट नहीं बना था। इससे इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप को दुनिया भर में एक ग्लोबल रिकग्निशन मिल गया, मतलब दुनिया मान रही है कि इंडिया की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव हैं। इस पोजीशन के बाद इंडिया का रोल और भी स्ट्रांग हो जाएगा ग्लोबल लेवल पर। कैसे, ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब दुनिया भर में पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में इंडिया की आवाज़ ज़्यादा मजबूत होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंडिया अपने एक्सपीरियंसेस और रिफॉर्म शेयर करेगा जो बाकी कंट्रीज़ को अडॉप्ट करने में हेल्प करेंगे।
देन नेक्स्ट है नॉलेज शेयरिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस और बेस्ट मॉडल्स दुनिया के साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा। तो सिंपल शब्दों में इंडिया की जीत सिर्फ एक इलेक्शन विन नहीं है, बल्कि ये प्रूफ है कि इंडिया अब दुनिया के एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का एक की प्लेयर बन चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्जीरिया जॉइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। 19 मई 2025 को अल्जीरिया ने फॉर्मली एनडीबी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनने का अनाउंस किया। एनडीबी एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज़, कौन सी ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने 2015 में बनाई थी। इसका पर्पस था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देना। इसका स्ट्रैटेजिक मतलब है कि अल्जीरिया अब ब्रिक्स के फाइनेंशियल फ्रेमवर्क का हिस्सा बन गया है। दोबारा सुनो, अल्जीरिया अब ब्रिक्स के फाइनेंशियल फ्रेमवर्क का हिस्सा बन गया जो साउथ साउथ कोऑपरेशन को मजबूत करता है, ग्लोबल साउथ देशों के बीच डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो अल्जीरिया अब एक्स्ट्रा फंडिंग सोर्सेज यूज़ कर रहा है, सिर्फ आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक यूज़ नहीं कर रहा है, पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये फाइनेंसिंग खास तौर पर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल कनेक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देता है। कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट, टेलीकॉम वगैरह। यहाँ पर एक कीवर्ड दिया था विच इज़ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ये ट्रेडिशनल ग्लोबल लीडर्स हैं और एनडीबी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफर करता है जिसमें टर्म्स और प्रायोरिटीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के नज़रिए से अलाइंड हो सकती हैं। फैक्ट चेक स्टाइल लाइन अगर हम देखें तो एनडीबी को 2015 में ब्रिक्स नेशंस ने स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? ब्रिक्स नेशन ने। आपको पता होना चाहिए कि इसका फाउंडर कौन है, कब किया? 2015 में किया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। यहाँ पे एक वर्ड दिया है विच इज़ लेड बाय डिल्मा रूसेफ। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं किसके? ब्राज़ील के। कौन है ये? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं ये। अब एनडीबी की लीडरशिप में इन्वॉल्व हैं। इस टाइप की लीडरशिप ब्रिक्स के मल्टी रीजनल कैरेक्टर को दिखाती हैं। एनडीबी ने अब तक प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, कई प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है जिसका टोटल वैल्यू है कुछ $40 बिलियन। और फोकस एरियाज़ क्या हैं? क्लीन एनर्जी यानी कि क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट्स। देन एनर्जी है यहाँ पर, डिजिटल इंक्लूजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिटेशन है। ये शो करता है कि एनडीबी का ऑपरेशनल फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा हो गया है। अल्जीरिया को ज्वाइन करना एक सिग्नल है। एनडीबी अब सिर्फ ब्रिक्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एक एमर्जिंग इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करने वाला एक ब्रॉडर प्लेयर बन गया है। ये बॉक्स देख लेते हैं जिसमें लिखा है कि इंडोनेशिया टू ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट है, कंट्री पूछ सकते हैं। इंडोनेशिया आपको पता होना चाहिए। 25 मार्च 2025 को इंडोनेशिया ने भी एनडीबी मेंबरशिप लेने का डिसीजन अनाउंस किया। इसका मतलब है एक और लार्ज इमर्जिंग इकोनॉमी एनडीबी के नेटवर्क में आ रही है। यहाँ दोबारा बताया गया कि एनडीबी एक मल्टीलेटरल बैंक है। कैसा? मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी मेंबर कंट्रीज मिलकर फंड बनाते हैं और जॉइंटली प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं। ये मॉडल ग्लोबल फाइनेंस में एक ऑल्टरनेटिव है विच प्रमोट साउथ साउथ प्रोजेक्ट्स। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांता, उन्होंने ये एनडीबी से जुड़ी मीटिंग में ये अनाउंस किया कि इसका मैसेज क्लियर है, इंडोनेशिया अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल फाइनेंशियल कोऑपरेशन में और एक्टिव रोल लेना चाहती है। मीटिंग में एनडीबी के जो प्रेसिडेंट के साथ अनाउंसमेंट का डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस भी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेल्फ डिफेंस क्लॉज अंडर यूएन चार्टर। इंडिया ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 51, ये आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, इंडिया ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 को इन्वोक किया। इसका मतलब इंडिया ने अपने आप को सेल्फ डिफेंस का अधिकार बताया एक आर्म्ड अटैक के बाद, और इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर तो वैसे सबको याद ही होगा, बट फिर भी आपको ऑपरेशंस याद होने चाहिए। ये एक मिलिट्री सिक्योरिटी रिस्पॉन्स था पहलगाम अटैक के बाद। आर्टिकल 51 यूएन चार्टर, ये आर्टिकल सॉवरेन स्टेट्स को अलाउ करता है कि अगर उन पर आर्म्ड अटैक हुआ हो तो वो सेल्फ डिफेंस में फोर्स यूज़ कर सकते हैं अनटिल यूएनएससी टेक्स मेजर्स। सो व्हाट इज़ आर्टिकल 51? तो यहाँ दो लीगल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है आर्म्ड अटैक, यानी कि आर्टिकल 51 सिर्फ तब ट्रिगर होता है जब स्टेट अगेंस्ट एक आर्म्ड अटैक हुआ हो। नॉट एवरी हॉस्टाइल एक्ट, सिर्फ एक स्टेट जब फेस करता है उसके लिए है। दूसरा चीज़ है नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब अगर फोर्स यूज़ करनी पड़ रही हो तो वो ज़रूरी होनी चाहिए, यानी कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव ना हो, और जो फोर्स यूज़ की जा रही है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, यानी कि मदद या रिस्पॉन्स अटैक के स्केल पर होनी चाहिए। नेसेसिटी मतलब लास्ट रिजॉर्ट और प्रोपोर्शनैलिटी मतलब रिस्पॉन्स नॉट एक्सेसिव। नेक्स्ट, हिस्टोरिकली आर्टिकल 51 को स्टेट वर्सेस स्टेट कॉन्टेक्स्ट में समझा गया। इंटरनेशनल लॉ में एक लैंडमार्क लॉ दिया गया है, जजमेंट दिया गया है विच इज़ निकारागुआ वर्सेस यूएस।
1986 ने एक प्रिंसिपल क्लैरिफाई किया कि अगर नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि टेररिस्ट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस क्लेम करना हो तो जनरली तभी वैलिड माना जाएगा जब वो नॉन स्टेट एक्टर होस्ट स्टेट के सपोर्ट से ऑपरेट कर रहे हो, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड हो। नेक्स्ट, अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन मॉडर्न प्रैक्टिस में यूज़ होता है। अनविलिंग और अनेबल का मतलब है अगर अटैकर्स रेगुलरली आपको हिट कर रहे हैं और उनके बेस वाले होस्ट स्टेट या तो अनविलिंग है यानी कि एक्शन नहीं ले रहे, या अनेबल है यानी कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जो विक्टिम स्टेट को सेल्फ डिफेंस के लिए क्रॉस बॉर्डर एक्शन करने का जस्टिफिकेशन मिल सकता है। यहाँ पे एक वर्ड दिया था, डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन मतलब लीगल डॉक्ट्रिनल आर्ग्यूमेंट यूज बाय स्टेट्स टू जस्टिफाई द एक्शंस बियॉन्ड स्ट्रिक्ट टेक्सुअल रीडिंग ऑफ आर्टिकल 51। नेक्स्ट हमारा आता है जस्टिफाई सेल्फ डिफेंस। नाउ इंडिया हिंटेड एट दिस डॉक्ट्रिन साइटिंग पाकिस्तान इन एक्शन, यानी कि इंडिया अपने स्टेटमेंट्स में इनडायरेक्टली ये लाइन ली कि पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया, यानी कि इन एक्शन, इसलिए इंडिया ने इंटरनेशनल लॉ का अनविलिंग अनयूजेबल आर्ग्यूमेंट इम्प्लाई किया और इस बेसिस पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे रिस्पॉन्सेज जस्टिफाई किए गए। नेक्स्ट हमारा आता है एडीबी लॉन्चेस फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव। 13 मार्च 2025 को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, नाम है फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव। एडीबी क्या है अब ये, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा फिलीपींस में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? फिलीपींस में। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये आपको बुक में नहीं दिए, इसका मतलब ये नहीं आपको पता नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एनकरेज करना ताकि वो ओशन बेस्ड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, कैसे ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स इन द पैसिफिक रीजन स्टार्ट करें, स्पेसिफिकली पैसिफिक रीजन के लिए। नेक्स्ट, प्रोग्राम का जो काम है वो अर्ली स्टेज फंडिंग देना है। क्या काम है इसका? अर्ली स्टेज कैटलिक ग्रांट्स, यानी कि अर्ली स्टेज फंडिंग देना, इसे कहते हैं कैटलिटिक ग्रांट्स, यानी कि छोटी शुरुआती फंडिंग जो एक प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट करती है और बाद में और इन्वेस्टर्स को इंटरैक्ट करती है। ये ग्रांट्स फाइनेंस गैप को ब्रिज करेंगे, यानी जब कंपनीज को शुरुआत में पैसे की कमी होगी उस गैप को ये फिल कर पाएंगे। स्टार्टिंग में 2 कंपनीज के साथ एग्रीमेंट हुआ। पहला था हमारा सी पैक पीटीई लिमिटेड, दूसरा था कहूतो पैसिफिक। सो ये जो सी पैक है जिसमें फोकस है प्रॉन फार्मिंग पर, किस पर? प्रॉन पर, यानी कि ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा एक्वाकल्चर, ये हमारा हो गया एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारा कहूतो। कहूतो किस पे ध्यान दे रहा है? वो दे रहा है एरियल मैपिंग पर, जिसका काम है एरियल यानी कि ड्रोन बेस्ड या सैटेलाइट मैपिंग फॉर द मेरीन यूज़, और इसका टोटल ग्रांट है $2 लाख। अब हम इसके कुछ की फोकस एरियाज देख लेते हैं। इस इनिशिएटिव के मेन एरियाज 3 हैं। पहला इसका है नए बिजनेस मॉडल्स को पकड़ना, यानी कि फिशरीज यानी मछली पकड़ना, एक्वाकल्चर यानी कि फ़िश फार्मिंग, और मरीन टूरिज्म यानी कि बीच और ओशन टूरिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, यानी समंदर के पोल्यूशन को कम करना, जैसे कि प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट रेजिलियंस, ओशन बेस्ड सोल्यूशंस करना ताकि कोस्टल कम्युनिटीज़ को क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से बचाया जा सके, जैसे कि स्टॉर्म, सी लेवल राइज एक्सेट्रा। इसका बड़ा गोल है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, अनलॉक इन्वेस्टमेंट करना, सक्सेसफुल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को स्केल अप करना, यानी कि छोटी जगह से बड़े स्केल पर अप्लाई करना, और कोस्टल पैसिफिक कम्युनिटीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूएनईटी इनिशिएटिव। 13 मार्च 2025 को यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने लॉन्च किया, एक रिफॉर्म इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने रखा यूएनईटी इनिशिएटिव। यूएनईटी क्योंकि यूएन की 80th एनिवर्सरी 2025 में आई और इस रिफॉर्म प्रोसेस को इसी माइलस्टोन के नाम से जोड़ा गया। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें थोड़ा सा, तो यूएन लगातार 7 साल से फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। 2025 का टोटल बजट है $3.7 बिलियन, पर लिक्विडिटी प्रॉब्लम चल रही है। लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास शॉर्ट टर्म में कैश फ्लो की कमी होती है, पेमेंट्स और डेली काम रुकने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो है इसका इनिशिएटिव का फोकस किस चीज़ पर है? तो पहला फोकस है यूएनईटी का मेन एम है ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, यानी कि अननेसेसरी प्रोसेसेस हटाकर काम को फास्ट और एफिशिएंट बनाना, और जो रिसोर्स गैप्स हैं उनको फिल करना, एड्रेस करना, यानी कि पैसा और मैन पावर की कमी को देखना। एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसका नाम है गाय राइडर। ये आपको नाम पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, यानी कि यूएन से रिलेटेड है। ये टीम जो है 3 काम करेगी। पहला है ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, यानी कि कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट।
रिव्यू ऑफ मैंडेट इम्प्लीमेंटेशन, यानी यूएन के प्रोग्राम्स और गोल्स एक्चुअल ग्राउंड पर कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसकी एनालिसिस। एंड लास्टली यूएन के स्ट्रक्चर और प्रोग्राम्स में जो आउटडेटेड चीज़ें हैं उनको रिफॉर्म करना। ये यहाँ बताया गया है कि जो गुटेरेस हैं वो मेंबर स्टेट्स 193 जो यूएन मेंबर्स हैं के साथ रेगुलर कंसल्टेशंस करेंगे और प्रोसेस हमेशा यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के गाइडेंस में ही चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बजट इश्यूज़ दिए हैं, जो बजट इश्यूज़ अभी भी रिमेन क्रिटिकल, जो अभी भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले एक फैक्ट दिया है कि यूएन बजट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यूएसए है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन है, यूएसए कितना, 22%। लेकिन यूएसए अभी भी 1.5 बिलियन डॉलर्स का बकाया है और अपना 2025 का पेमेंट कंफर्म नहीं किया उसने। चाइना अब 20% कंट्रीब्यूटर है, चाइना ने पेमेंट देने का प्लेज किया है लेकिन टाइमलाइन क्लियर नहीं है। 7 मार्च तक सिर्फ 73 कंट्रीज़ ने पूरा बजट कंट्रीब्यूशन पे किया था। इस वजह से यूएन को मजबूरन स्पेंडिंग 20% कट करनी पड़ी थी। एक हायरिंग फ्रीज लगाना पड़ा, यानी कि नया स्टाफ रिक्रूटमेंट रोक दिए गए। हायरिंग फ्रीज का मतलब है नए लोगों को हायर नहीं किया गया। और अभी के लिए कॉशियस फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि चल रही है। अगस्त 2025 तक टाइट बजट मैनेजमेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 6th बिम्स्टेक समिट। 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में, कहाँ, बैंकॉक थाईलैंड में। दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, आपसे पूछेगा कि कहाँ पर हुआ था। 6th बिम्स्टेक की समिट हुई थी। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब ये है क्या? ये एक रीजनल ग्रुपिंग है जो बे ऑफ बंगाल के 7 कंट्रीज़ को इकोनॉमिक, टेक्निकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए जोड़ती है। इसका थीम दिया हुआ है विच इज़ प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉस्पेरस, डिजास्टर्स और शॉक से बचने की कैपेसिटी यानी रेजिलियंट, और ओपन ट्रेड या ओपन एंगेजमेंट यानी कि ओपन। अब नेक्स्ट हमारा ये लीडर्स की बात करता है। सो समिट में बिम्स्टेक के सारे हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट आए, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे। ये हाई लेवल पार्टिसिपेशन दिखाता है कि ग्रुपिंग को स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मिल रही है। नेक्स्ट हमारा है कि समिट से पहले 2-3 अप्रैल को टेक्निकल और मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग्स हुई। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है जिसमें ऑफिशियल्स ड्राफ्ट टेक्स्ट, एग्रीमेंट्स और लॉजिस्टिक्स फाइनलाइज करते हैं ताकि लीडर्स के लेवल पर स्मूथ डिसीजंस हो सके। अब की आउटकम्स की अगर हम बात करें तो समिट्स के जो मेजर रिजल्ट्स थे वो था बैंकॉक डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ। एक फॉर्मल स्टेटमेंट था जिसमें लीडर्स ने शेयर्ड प्रायोरिटीज़ लिखे। बैंकॉक डिक्लेरेशन मतलब समिट का ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो कमिटमेंट्स और रोड मैप सेट करता है, कम्युनिक। नेक्स्ट हमारा आता है बिम्स्टेक विजन 2030। यहाँ पर अडॉप्ट हुई पहली बार लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट जिसमें नेक्स्ट डिकेड के गोल सेट हुए। विजन 2030 स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी अप टू 2030। नेक्स्ट आता है हमारा मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन साइन हुई, जिसका मतलब है कि मेंबर स्टेट्स मैरीटाइम ट्रेड, शिपिंग प्रोटोकॉल्स, पोर्ट कोऑपरेशन को फॉर्मलाइज करेंगे। देन कुछ एमओयूज हुए विद IORA एंड UNODC। IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये भी एक रीजनल फोरम है फॉर द इंडियन ओशन countries for the economic cooperation, and UNODC मतलब United Nations Office on Drugs and Crime. It works on transnational crime, narcotics and terrorism issues. और MOU का मतलब होता है Formal Cooperation Pact. समिट ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फाइनलाइज कर दिया, यानी बिम्स्टेक के काम करने के तरीके, मीटिंग्स, डिसीजन मेकिंग, सेक्रेटेरिएट रूल्स अब फॉर्मल हो गए। इससे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी स्ट्रांग होगी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर का मतलब होता है इंटरनल रूल्स विच गवर्न हाउ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिडिक्टेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन। साथ ही एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप रिपोर्ट फॉर द रिफॉर्म्स। ये हाई लेवल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है हु रिव्यू एंड सजेस्ट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंडिया ने इकोनॉमिक पुश दिया और प्रपोज की कुछ चीज़ें। पहला था बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्राइवेट सेक्टर प्लेटफॉर्म टू बूस्ट द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देन एनुअल बिजनेस समिट, रेगुलर मीटिंग्स फॉर द बिजनेस लीडर्स। देन स्टडी ऑन ट्रेड इन लोकल करेंसी। इसका मतलब है कि ट्रेड सेटलमेंट्स को डॉलर से हटाकर मेंबर करेंसीज में करने का फिजिबिलिटी स्टडी। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो सकता है और करेंसी रिस्क मैनेज हो सकता है। इसमें लिखा है कि ट्रेड इन लोकल करेंसी मतलब सेटलिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड यूजिंग नेशनल करेंसीज रादर देन इंटरनेशनल रिजर्व्स। सो एग्जाम में ट्रेड डी डॉलराइजेशन कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी कॉपरेशन में एक प्रैक्टिकल स्टेप, इंडिया होस्ट करेगा पहली होम मिनिस्टर्स मीटिंग्स जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट ये सब डिस्कस होगा। नेक्स्ट ये बात करता है कि इंडिया ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और टेक्निकल कोऑपरेशन प्रपोज किया जिसमें उसने कुछ चीज़ों के बारे में बात की, जैसे कि
इसने बोधि प्रोग्राम बोला जो ट्रेन करेगा 300 यूथ पर ईयर इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट बेसिकली। नेक्स्ट स्कॉलरशिप्स इन फॉरेस्ट्री एंड एट नालंदा यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल कोऑपरेशन की बात करता है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक रिवाइव्ड एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी है विच इज़ फोकसिंग ऑन रीजनल स्टडीज़ इन हायर एजुकेशन। फिर डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग यानी कि ब्यूरोक्रेटिक या फॉरेन सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट है हमारा कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड ट्रेनिंग हब्स टू शेयर द इंडिजिनस नॉलेज एंड एग्रीटेक। ओवरऑल मतलब ये है कि पीपल टू पीपल लिंकेजेस और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की ये बात कर रहा है। कल्चरल और सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव्स भी अनाउंस हुए, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स इन्होंने किए जिसमें कि एथलेटिक्स मीट थी, बिम्स्टेक गेम्स थे पहली बार 2027 में, और ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। ये रीजनल इंटीग्रेशन और गुडविल बढ़ाते हैं। साथ ही सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर हुआ, इसमें बात हुई इंडिया में इस्टेब्लिश होगा। इसका मतलब टेक्निकल हब फॉर मैरीटाइम पॉलिसी, कोऑर्डिनेशन ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सो सस्टेनेबल का मतलब वही है कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए। देन बिम्स्टेक की जो ओरिजिनल डेट है वो है 6 जून 1997, इसको याद रखना एज द फाउंडिंग डेट। पर्पस क्या है? रीजनल कोऑपरेशन इसका पर्पस है, ये आपको पता होना चाहिए। देन मेंबर लिस्ट यहाँ पर दी हुई है विच इज़ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। याद रखने लायक ये सीक्वेंस है, ये कंट्रीज़ बे ऑफ बंगाल के इमीडिएट नेबरहुड में है। रीजनल कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी में ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक ग्रुप देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इंडिया इलेक्टेड एज IALA वाइस प्रेसिडेंट। सिंगापुर में है ये IALA, कहाँ पर है? सिंगापुर में है कि पहली जनरल असेंबली हुई और इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। ये इंडिया के लिए एक बड़ी जीत है क्योंकि इससे मैरीटाइम गवर्नेंस में ग्लोबल लेवल पर उसकी लीडरशिप और स्ट्रांग होगी। सो व्हाट इज़ IALA? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज़। अब एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। ये ऑर्गेनाइजेशन मरीन नेविगेशन एड्स जैसे कि लाइट हाउसेज, बॉयोज, रडार्स के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बढ़ाती है। पहले ये एक NGO थी यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन अगस्त 2024 में ये एक IGO बन गई यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। मतलब इसके डिसीजन ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं और मेंबर स्टेट्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। NGO से IGO बनने के बाद IALA के पास अब अधिकार है कि वो ग्लोबल मरीन नेविगेशन के रूल्स और स्टैंडर्ड्स फॉर्मली रेगुलेट कर सके और इसका रोल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट इसमें इलेक्शन की बात हुई है तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होने का फ़ायदा इंडिया को मिलेगा। इंडिया ग्लोबल मरीन नेविगेशन के स्टैंडर्ड्स बनाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। इससे मैरीटाइम सेफ्टी यानी कि समुद्री सुरक्षा जो है वो बढ़ेगी। इंडिया का इन्फ्लुएंस ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में इंक्रीज़ होगा, स्पेशली शिपिंग एंड पोर्ट्स रिलेटेड मैटर्स में। इस इलेक्शन के लिए इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन गया उसको लीड किया रामचंद्रन ने, TK रामचंद्रन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के सेक्रेटरी हैं। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये एक पर्सनस में भी आ सकता है, पर्सन इन न्यूज़ में, वैसे भी ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है। सो फ्यूचर में इंडिया अपने सॉइल पर 2 बड़े ग्लोबल इवेंट्स होस्ट करेगा। पहला है IALA काउंसिल मीटिंग, कब? दिसंबर 2025 में, और दूसरा है IALA कॉन्फ्रेंस इन जनरल असेंबली जो मुंबई में करेगा 2027 में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंडिया के लिए प्रेस्टीज और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस दोनों बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024। 16 फरवरी 2024 को मस्कट, ओमान में। कहाँ पर? ओमान में। ये आपको जगह पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हुआ था। हर जगह मैं हमेशा यही बोल रही हूँ कि आपको प्लेसेस पता होने चाहिए। तो इसका थीम क्या था? थीम भी पता होनी चाहिए, थीम डायरेक्टली पूछी जा सकती है। वोयेज टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इंडिया का सागर विजन वहाँ पर जाके हाईलाइट किया जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडिया का विजन फॉर द इंडियन ओशन में पीस, प्रॉस्पेरिटी और कोऑपरेशन के लिए। IOC 2014 में इंडिया फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था। हर साल ये एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ 30 से ज़्यादा इंडियन ओशन कंट्रीज़ के मेंबर्स और लीडर्स मिलते हैं और पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी डिस्कस करते हैं। ना इंडियन ओशन रीजन दुनिया की समुद्री एरिया का 20% कवर करता है। ये रीजन 75% ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स का घर है और यानी कि 80% जो है वो ग्लोबल एनर्जी इंपोर्ट्स भी इसी से होते हैं। IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स होते हैं यानी कि नैरो पैसेजेस होते हैं। चोक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? नैरो पैसेज, जहाँ से ज़्यादातर वर्ल्ड ट्रेड गुजरता है।
ये कौन कौन से हैं? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का सबसे पहले, जो कि इंडिया पैसिफिक कनेक्टर है। कहाँ पर है मलाक्का? इंडिया पैसिफिक में। स्ट्रेट ऑफ हार्मस वो पर्शियन गल्फ में है। ये पूछेगा आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। बब अल में मंदेब, ये रेड सी स्विस कनाल में है। देन मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर है। सो ये सब दुनिया के ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। साथ ही ये रीजन वनरेबल है, यानी कि पायरेसी, यहाँ पर क्या होता है, समुद्री लूटपाट हो जाती है। मैरीटाइम टेररिज्म, यानी कि शिपिंग रूट्स पे टेरर अटैक्स हो जाते हैं। और इलीगल फिशिंग, जो फूड सिक्योरिटी और मेरीन इकोलॉजी दोनों को अफेक्ट करती है। CIOB, यानी कि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में रेयर मिनरल्स होते हैं जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। वो पूछेगा किसके लिए, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, नोड्यूल्स। इंडिया IOC जैसी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता है ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, मैरीटाइम सेफ्टी हो, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो और स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट हो, और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डीपन हो IOR में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि यूके जॉइंस इंडो पैसिफिक ब्लॉक। 15 दिसंबर 2024 को यूके पहला यूरोपियन कंट्री बन गया जो कि CPTPP, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ब्लॉक ज्वाइन करेगा। ये यूके की पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड स्ट्रैटेजी का एक बड़ा कदम है। ब्रेक्सिट क्या है? यहाँ पर ब्रेक्सिट का मेंशन हुआ है, पोस्ट ब्रेक्सिट। तो ये ब्रेक्सिट है क्या? ब्रेक्सिट ब्रिटेन का EU से निकलना है, जिसके बाद उसको नए ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे। एंड व्हाट इज CPTPP? ये एक बड़ा इंडो पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। क्या है ये एक FTA है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नेक्स्ट ये बोलता है कि CPTPP बना 2016 में। जब US ने TPP छोड़ दिया तब 11 देश ने मिलकर इसको कंटिन्यू रखा। आज इस ब्लॉक में 11 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू एंड सिंगापुर। यहाँ पर वियतनाम भी है, और वियतनाम। सो ये मिलकर दुनिया के GDP का 15% ग्लोबल GDP कवर करते हैं। यूके को होप है कि CPTPP ज्वाइन करके हर साल 2 बिलियन उसको मिलेगा। इट कैन बूस्ट 2 बिलियन की इकोनॉमी का बूस्ट मिलेगा, और इंडो पैसिफिक के बड़े मार्केट्स में यूके को एक्सेस मिलेगा, खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और फूड एंड ड्रिंक सेक्टर में। यूके को यहाँ से फ़ायदा होगा। क्या क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहला फ़ायदा होगा इसका टैरिफ रिडक्शंस, यानी कि ट्रेड ड्यूटीज़ इसकी कम हो जाएंगी। रूल्स ऑफ ओरिजिन एडवांटेज मिलेगा इसको, मतलब अगर यूके की गाड़ियाँ या फूड आइटम्स CPTPP देशों में एक्सपोर्ट होंगी तो उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी कि कम या फिर ज़ीरो टैक्स मिलेगा। SMEs, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और बड़ी कंपनीज दोनों के एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोसेस जल्दी होगा। यूके का मेन गोल ये है कि वो ट्रेड को डाइवर्सिफाई करे, सिर्फ यूरोप पे डिपेंड ना रहे, एशिया पैसिफिक की नई इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का फ़ायदा उठाए और अपनी इमेज एक ग्लोबल ट्रेड लीडर के रूप में मजबूत करे, और फ्यूचर में कोस्टा रिका जैसे नए कंट्रीज़ भी ब्लॉक ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है UN जनरल असेंबली इलेक्ट्स 18 न्यू मेंबर्स टू द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। UN जनरल असेंबली ने एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू 18 नए मेंबर्स सिलेक्ट किए जो 2025-27 के टर्म में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रहेंगे। इन नए मेंबर्स में कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, सिप्रस, कतर एंड थाईलैंड। ये सब 1 जनवरी 2025 से अपना 3 ईयर टर्म स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन राइट्स काउंसिल बना था 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा कहाँ पर है? ये स्विट्ज़रलैंड में, आपको याद रखना है। काउंसिल में टोटल 47 मेंबर्स होते हैं। हर साल एक रोटेशन सिस्टम से 1/3 मेंबर्स बदल दिए जाते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। काउंसिल के 47 सीट्स को रीजनल कोटा सिस्टम, क्या रीजनल कोटा सिस्टम के थ्रू के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि रीजनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसमें कि 13 आते हैं अफ्रीका और एशिया पैसिफिक स्टेट से, 13 आते हैं एशिया पैसिफिक स्टेट से, 8 आते हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से, 6 आते हैं ईस्टर्न यूरोप से, और 7 आते हैं वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स से। नेक्स्ट ये बात करता है कि इस काउंसिल का मेन काम क्या है। इसका मेन काम है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग द ग्लोबल ह्यूमन राइट्स। देन ह्यूमन राइट वायलेशंस को टैकल करना, यानी कि उनके उल्लंघन को, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको एड्रेस करना, और फंडामेंटल फ्रीडम्स को सपोर्ट करना, जैसे कि स्पीच, रिलीजन, इक्वालिटी वगैरह वगैरह को सपोर्ट करना। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है द 21st एशियान इंडिया समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट। 10-11 अक्टूबर 2024 को लाओ PDR में, कहाँ? वियतनाम में लाओ PDR में
21 एशियान इंडिया समिट और 19th ईस्ट एशिया समिट हुई। ये एक स्पेशल मोमेंट था क्योंकि इससे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होते हैं। अब ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? इंडिया का फोकस एशियान और ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक, कल्चरल और सिक्योरिटी टाइज स्ट्रॉन्ग करना है। पीएम मोदी ने दोबारा कंफर्म किया कि इंडिया अपनी एशियन इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करेगा। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नॉर्मल कोऑपरेशन से ज़्यादा डीप लेवल पे ट्रेड, सिक्योरिटी और कल्चरल एक्सचेंज। मोदी जी ने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और कोऑपरेशन होना चाहिए और एशियान सेंट्रल रोल प्ले करेगा। एशियान क्या है? एशियान सेंट्रलिटी का मतलब है कि इंडो पैसिफिक के डिसीजंस में एशियान की इंपॉर्टेंस सबसे पहले रखी जाए। मीटिंग्स के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट पास हुआ जिसमें दो चीज़ें हाईलाइट की गई। पहला है पार्टनरशिप को और स्ट्रांग बनाना, स्ट्रेंथनिंग द पार्टनरशिप, और दूसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट करना। मोदी जी ने एक 10 पॉइंट प्लान दिया जिसमें मल्टीपल इनिशिएटिव्स इंक्लूड किए। पहला है 2025 को एशियन इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म डिक्लेयर किया जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली ये उठ के आ सकता है, जिसमें इंडिया $5 मिलियन सपोर्ट करेगा। दूसरा, एशियान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, स्पेशल सीट्स नालंदा यूनिवर्सिटी में भी, जो कि ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रही है और उसका काफ़ी फोकस है उस पर। नेक्स्ट आता है हमारा AITIGA रिव्यू, यानी कि एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट का रिव्यू 2025 तक कंप्लीट होगा, जिससे ट्रेड बैरियर्स और टैरिफ्स कम होंगे। विमेन साइंटिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट में कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी डायलॉग्स, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर और क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल सेक्टर में दोनों साइड्स ने डिसाइड किया कि फोकस रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक, फिन मतलब फाइनेंशियल, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, देन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स पर। देन सिक्योरिटी फ्रंट पर बात हुई कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर कराया जाएगा। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स का सोल्यूशन पीसफुल तरीके से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और ADMM+ के थ्रू डिफेंस कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी कि एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। दोनों साइड्स ने सप्लाई चेन रिलायबल बनाने, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाने और ग्रीन डेवलपमेंट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करने की बात की है। इंडिया ने लाओ PDR के लिए क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, जैसे कि टेम्पल रेनोवेशन और कल्चर प्रिजर्वेशन। ये प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट होते हैं और लोगों को तुरंत फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 9th AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मीटिंग, 25-26 सितंबर 2024 को समरकंद यानी कि उज़्बेकिस्तान में। ये एरियाज आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उज़्बेकिस्तान में 9th AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। मीटिंग का हमारा थीम था बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को भी झेल सके। मीटिंग का एक बड़ा रिजल्ट था CPBF यानी कि क्लाइमेट पॉलिसी बेस्ड फाइनेंसिंग लॉन्च करना। इसका एम है प्राइवेट सेक्टर का पैसा क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में लगाना। AIIB के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि 2024 में जो भी बैंक लोन्स देंगे उनका 60% हिस्सा क्लाइमेट फाइनेंस के लिए दिया जाएगा। इस मीटिंग में नाउरू, रिपब्लिक ऑफ नाउरू भी AIIB का नया मेंबर बना और अब इसमें टोटल 110 कंट्रीज़ हो जाती हैं। तो रीसेंट मेंबर पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। इससे सबसे बड़ा शेयर होल्डर इसका चाइना है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है विद 7.58 शेयर होल्डिंग के साथ, मतलब इंडिया के बैंक का डिसीजन मेकिंग में बड़ा रोल है। इंडिया के गवर्नर के लिए हैं निर्मला सीतारमन और ऑल्टरनेट गवर्नर है अजय सेठ, सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है 16th ब्रिक्स समिट 2024, 22-24 अक्टूबर को कजान रशिया में, कहाँ पर? कजान रशिया में ब्रिक्स का 16वां समिट हुआ। पीएम मोदी ने अटेंड किया। समिट का थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, आपको थीम पता होना चाहिए। यहाँ ये एम्फेसाइज करता है कि कंट्रीज़ मिलकर ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहते हैं, एक तरफा डिसीजन नहीं है। ब्रिक्स जैसे कि हमने पहले कहा कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, एक ग्रुपिंग जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ये समिट का मैसेज था कि ब्रिक्स को यूनिटी दिखाना है, ग्लोबल पीस को सपोर्ट करना है और डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ सभी सोशल ग्रुप्स तक पहुँचे। इस दौरान रशिया इसका चेयर था, यानी कि चेयरमैनशिप मतलब होस्ट या एजेंडा लीड करना।
ब्रिक्स ने मल्टीलेटरलिज्म और टेररिज्म के खिलाफ काम करने की बात की और इस बार इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई इसके फुल मेंबर्स बने। मतलब इसका जोग्राफिक और पॉलिटिकल फुटप्रिंट बढ़ गया। सऊदी अरेबिया ने अभी ऑफिशियली मेंबरशिप फाइनलाइज नहीं की, लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर के आने से पता चलता है कि वो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। डिप्लोमेटिक सिग्नल दिखाता है ये। देन आता है हमारा कजान डिक्लेरेशन, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन था जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज़ ने दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए पीसफुल सॉल्यूशंस मांगे और साथ ही यूनिलेटरल सैंक्शंस यानी कि एक साइड इकोनॉमिक पेनल्टीज बिना यूएन मैंडेट के को ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए हार्मफुल बनाया। यूनिलेटरल सैंक्शंस मतलब एक ही साइड से। देन ब्रिक्स ने कुछ प्रैक्टिकल प्रपोजल्स डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहला था ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, एक प्लेटफॉर्म जिससे फूड सिक्योरिटी और ग्रेन ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया जा सके। नेक्स्ट इसमें बात होती है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की। ये इंक्लूड करता है ट्रेड इन लोकल करेंसीज, मतलब डॉलर के बिना मेंबर करेंसीज में ट्रेड सेटल करना, फास्टर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और एक नया ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, ठीक है, बनाने की बात करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो यूपीआई है यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एग्जाम्पल और मॉडल के रूप में हाईलाइट किया गया है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा यूपीआई इनका एक एग्जाम्पल बन पा रहा है, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाईलाइट किया क्योंकि यूपीआई ने डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट्स को बहुत ईजिली स्केल किया है। ट्रेड इन लोकल करेंसीज वही कि डॉलर के अलावा हम कुछ और देख रहे हैं। नेक्स्ट ये बात करता है एनवायरमेंटल एरिया में इंडिया का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहाँ पर? एनवायरमेंटल कोऑपरेशन में। ये एक प्रैक्टिकल इनिशिएटिव बना। इसका एम है बिग कैट स्पीशीज़ जैसे कि टाइगर, लायन एक्सेट्रा की कंजर्वेशन को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना। आईबीसीए अब 96 कंट्रीज़ तक एक्सपेंड हो चुका है। अब जो ब्रॉडर ग्रुपिंग है उसको ब्रिक्स प्लस बोला जा रहा है। ये ब्रिक्स प्लस ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इसमें ओरिजिनल 5 के अलावा कुछ नए मेंबर्स हैं जैसे कि इजिप्ट, इथोपिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ऑब्वियसली ये तो ब्राज़ील हो गया, ब्रिक्स हो गया, BRICS। उसके अलावा आ गए इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई एंड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने अपनी मेंबरशिप बिड वापस ले ली आफ्टर द डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंज इन 2023। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्थ क्वाड लीडर्स समिट 2024। 21 सितंबर 2024 को विल्मिंगटन डेलावे ने क्वाड लीडर्स मिले, यानी कि एक प्लेस का नाम है विल्मिंगटन डेलावे। इसमें क्वाड लीडर्स मिले। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने समिट होस्ट किया और लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान पार्टिसिपेट किए। क्वाड एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग है इंडो पैसिफिक रीजन में। यहाँ इंडिया ने एग्री किया कि 2025 का नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा। तो 2025 का जो नेक्स्ट होगा उसे कौन होस्ट करेगा? इंडिया। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली। मैसेज ये है कि क्वाड कंट्रीज मिलकर फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का विजन परस्यू करेंगे। नेक्स्ट ये बात करता है फरवरी 2024 में यूएस हाउस ने एक क्वाड बिल पास किया था। ये लेजिस्लेटिव स्टेप था जो क्वाड कोऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, क्वाड बिल। नेक्स्ट है कि बिल में एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म भी रह गया विच इज़ क्वाड इंटर पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप बनेगा। इसका मतलब लेजिस्लेटिव बॉडीज़ भी क्वाड कोऑपरेशन में एंगेज्ड होंगे। यूएस से अप टू 24 कांग्रेस मेंबर्स इस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नेगोशिएशन टाइमलाइन भी फिक्स्ड है विच इज़ 60 डेज़। यहाँ पे एक नाम आया विच इज़ इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग। इसका मतलब है कि लॉ मेकर्स फ्रॉम ईच कंट्री कोऑर्डिनेटिंग ऑन द पॉलिसी टू सपोर्ट द एग्जीक्यूटिव लेवल डिप्लोमेसी। क्वाड का ओरिजिन 2007 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइडिया जापान के पीएम शिंजो आबे ने पुश किया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने सपोर्ट किया। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम है। क्वाड का काम है रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड जॉइंट इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाना। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज मालाबार। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक नेवल एक्सरसाइज जिसमें क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करके जॉइंट नेवल इंटरपेरेबिलिटी और डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। 13 अगस्त 2024 को कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में 6th मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ। इसमें दोनों देश ने बात की कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पर, यानी समुद्री एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस, और HADR विच इज़ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर्स के वक्त रेस्क्यू और कोऑर्डिनेशन करना। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ है, कैनबेरा में हुआ है। ये सारे प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। डायलॉग के साथ साथ दोनों कंट्रीज़ ने और भी बायलैटरल मीटिंग्स की जो उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करता है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को इंडियन साइड को लीड किया मिस मुआन फुई
सियावी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स हैंडल करती हैं। क्योंकि हमारी कंट्री की हैं तो आपको नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये बात करता है किस चीज़ की, कि ऑस्ट्रेलियन साइड को लीड किया मिस इंडिया को किया मिस मुआफुई ने, और ऑस्ट्रेलिया को किया मिस सारा स्टोरे ने। मिस्टर बर्नीड फिलिप, यहाँ पर एक और नाम दिया हुआ है विच इज़ मिस्टर बर्नार्ड फिलिप, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री से थे। मतलब दोनों तरफ से हाई लेवल ऑफिशियल्स आए। दोनों देश ने एग्री किया कि समुद्र को सेफ और सिक्योर बनाना है ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे यहाँ पर, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए जो सबको फ़ायदा पहुँचाए, ग्लोबल वेलबींग पॉसिबल हो। याद रखिए कि 2009 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप था, जिसको 2020 में हमने अपग्रेड करके अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना लिया है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपनली सपोर्ट करता है इंडिया को इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में, IPOI में, जिसका एम है इंडो पैसिफिक को ओपन, सेफ और इंक्लूसिव बनाना। डिफेंस कोऑपरेशन भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक्सरसाइजेस करते हैं विच इज़ ऑसिंडेक्स एंड ऑस्ट्रा हिंड एक्सेट्रा। तो जहाँ पे भी ऑस्ट्रा या ऑसिन इस टाइप के वर्ड्स आएंगे तो आपको समझ जाना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। देन जो नेक्स्ट यानी कि 7th वाला होगा, 7th डायलॉग होगा, वो न्यू दिल्ली में होगा। इससे लगातार एंगेजमेंट दिखता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 5th एटिगा AITIGA जॉइंट कमेटी मीटिंग 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के बीच में जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ पर, हमारे यहाँ जकार्ता इंडोनेशिया में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर 5th जॉइंट कमेटी हुआ। इसका एम था रिव्यू करना एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट यानी कि एटिगा का। ये एक बड़ा स्टेप है इंडिया एशियान इकोनॉमिक कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए। मीटिंग में इंडिया प्लस सभी 10 एशियान देश के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। को चेयर इसको किसने किया, को चेयर इस मीटिंग को किया राजेश अग्रवाल, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के, एंड मिस मस्तूरा अहमद मुस्तफ़ा, जो कि डिप्यूटी सेक्रेटरी हैं ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड एंड इंडस्ट्री मलेशिया की। एशियन काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। इंडिया के टोटल ग्लोबल ट्रेड का 11% एशियन से होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। UPPCS और BPSC का फेवरेट है, वो लोग डायरेक्ट परसेंटेज आपसे पूछ लेते हैं। 2009 में ये साइन हुआ था। अब इसका रिव्यू मतलब नए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करना ताकि इंडिया एशियन ट्रेड और डीपन हो। नेक्स्ट इसकी जो रिव्यू मीटिंग है वो इंडिया में नवंबर 2024 में होगी। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि ये नाम याद रख लेना, 11% याद रख लेना, और ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, ये याद रख लेना। मेन आप इंडोनेशिया और 11% तो याद रख ही लेना, नाम एक बार को भूल भी जाओगे तो चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। पहली बार इंडिया ने होस्ट किया तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया है। क्या होस्ट किया है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, जो कि दिल्ली के भारत मंडपम में हुई थी जुलाई 21 से 31 तक। अब अगर हम कुछ मीटिंग की बात कर लें तो PM मोदी ने खुद इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया, PM मोदी ने किया। यूनेस्को की जो DG हैं विच इज़ ऑड्रे अजोले भी शामिल हुए। इस सेशन में टोटल 24 नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐड हुए, जिसमें 19 कल्चरल, 4 नेचुरल और 1 मिक्स्ड प्रॉपर्टी है। इंडिया के लिए यहाँ पर एक हाईलाइट दिया हुआ है, ये बॉक्स देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा इससे। मोयडाम्स, जहाँ भी मोयडाम्स आए यानी कि वो असम से रिलेट करते हैं। सो इंडिया के लिए एक हाईलाइट है कि मोयडाम्स ऑफ जो असम है उसको जुलाई 26 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। ये इंडिया का 43rd है और असम का पहला कल्चरल साइट जो कि लिस्ट में आया है। तो असम का पहला है और इंडिया का ये 43rd है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, असम के टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अब 9 हो गए हैं, नेचुरल और कल्चरल मिला के। सो कल्चरल पहला है ये, नेचुरल इसके ऑलरेडी पहले और भी थे। सो पहले से ही काजीरंगा और मानस जैसे साइट्स लिस्ट में थे। PM मोदी ने अपने विजन लाइन विकास भी और विरासत भी, क्या चीज़, विकास भी और विरासत भी के अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को $11 मिलियन का ग्रांट अनाउंस किया। विकास भी विरासत भी $1 मिलियन का इन्होंने ग्रांट दिया। ये जो पैसा है ये यूज़ होगा कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल सपोर्ट में, कैपेसिटी बिल्डिंग और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। स्पेशली ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को इसमें बेनिफिट होगा। ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ जो मोस्टली एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। बांग्लादेश को अभी अभी 5th ऑफिशियल मेंबर बनाया गया है इसका। पहले इस ग्रुप में थे इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस और मालदीव। तो रीसेंट कौन है, रीसेंट है बांग्लादेश, पता होना चाहिए। 10 जुलाई 2024 को मॉरिशियस ने वर्चुअली होस्ट किया 8th DNSA लेवल मीटिंग। किसने होस्ट किया था, मॉरिशियस ने होस्ट किया था। सभी मेंबर्स विच इज़ इंडिया, मॉरिशियस, मालदीव्स एंड श्रीलंका ने बांग्लादेश को वार्मली वेलकम किया
एज दी 5th मेंबर्स। सेचेल्स ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया लेकिन एज ऑब्जर्वर स्टेट, मतलब मेंबर नहीं है, सिर्फ डिस्कशंस ऑब्जर्व करना। मेंबर्स ने चेक किया कि 7th मीटिंग मालदीव्स में जो डिसीजन लिए गए थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, ये लोग उसे चेक कर रहे थे। इस साल के एंड में इंडिया इसको होस्ट करेगा। कौन इसको होस्ट करेगा? इंडिया विल बी होस्टिंग इट एट द लास्ट लेग ऑफ द ईयर। 2011 में CSC शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एज अ ट्राइलेटरल ग्रुप, यानी कि सिर्फ इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स थे और इसका फोकस था मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशियली। लेटर ऑन मॉरिशस को ऐड किया गया एज द 4th मेंबर। मॉरिशस 4th बन गया था और 5th बन गया था और इसकी जब 5th मीटिंग हुई थी। सो ये एक तरीके से इंडिया की इनिशिएटिव माना जाता था कि इंडिया अपनी इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करे और रीजनल कंट्रीज़ के साथ शेयर्ड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स ये अचीव करे। एक हिडन पर्पस भी है इसका, विच इज़ इनडायरेक्टली चाइना के इन्फ्लुएंस को ये कम करना चाहता है, लिमिट करना चाहता है, क्योंकि इंडियन ओशन एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है विच इज़ इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। थोड़ा सा ये तुम्हें देखने में लगेगा कि 1 घंटे के आसपास की वीडियो हो गई है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। 13-14 जून 2024 को न्यू दिल्ली में इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका फोकस था क्रूज और मेरीन टूरिज्म। तो कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। कॉन्फ्रेंस में IORA मेंबर स्टेट्स के एक्सपर्ट्स और रेप्स मिले थे। इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर जो कंट्रीज शामिल हुए वो हैं बांग्लादेश, केन्या, माडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेचेल्स एंड तंजानिया। इस कॉन्फ्रेंस का एम था कोऑपरेशन बढ़ाना, यानी कि फॉस्टर कोऑपरेशन, नॉलेज शेयर करना और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाना, ताकि क्रूज, कोस्टल और मरीन टूरिज्म का मैक्सिमम पोटेंशियल निकल सके और इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ के बीच में। ये बॉक्स है, इस बॉक्स को कर लेते हैं, विच इज़ अबाउट द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यहाँ पे ये मेंशन किया गया था। ये एक 23 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो इंडियन ओशन के किनारे है। कितनी कंट्रीज़ आती हैं इसमें? 23 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है। इसका एम है कंट्रीज़ को एक साथ लाना इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। कब फाउंड हुआ था? इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1997। इसका हेडक्वार्टर है एबने, मॉरिशस में। टोटल 23 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशन के बॉर्डर पर हैं। और इसके साथ हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स के समिट्स खत्म हो जाते हैं। समिट्स में आप मेजरली ध्यान रखो कि वो कहाँ पर हुई थी, कोई ऐसी मेजर नई कुछ चीज़ ऐड हुई है वो आपको रेटिफाई करना है, बस इसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। बिकॉज वी आर टीचिंग, तो हमें तो आपको सब डिटेल में ही पढ़ाना है, लेकिन आप अपने नोट्स एकदम क्रिस्प बनाएंगे। जैसे कि अगर आपको इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन करना है तो आप इसको देखोगे कि 97 में हुआ था, हेडक्वार्टर मॉरिशस है, 23 कंट्रीज़ इसको बॉर्डर कर रही हैं, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। वर्ल्ड अफेयर्स और इंडिया का ग्लोबल रोल इन्हीं समिट्स और ऑर्गेनाइजेशन से समझ आता है। ISPCS डिकोडेड के साथ आई दृष्टि को फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हो। तो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।